नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज हमारा अगला टॉपिक है भारत की नदियाँ या इंडियाज़ रिवर्स। भारत की नदियों में यदि हम बात करें तो भारतीय नदियों को दो भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। हिमालयी या उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिनमें से हम सबसे पहले उत्तर भारत या हिमालयी नदियों का अध्ययन करेंगे। हिमालयी नदियों में प्रमुख तीन नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये एक अपने तंत्र का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के रूप में अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे हिमालयी नदियों में। तो इसलिए मानचित्र में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी तंत्र से संबंधित नदी, उनकी सहायक नदियाँ नजर आएंगी, लेकिन साथ ही उत्तर भारत यानी हिमालय की दो और जो प्रमुख नदी तंत्र हैं, सांगपो यानी ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी, ये दोनों भी आपको नजर आएंगे। चलिए हम सबसे पहले हिमालयी नदियों का अध्ययन करते हैं या नदियों के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। भारत नदियों का देश है। यहाँ पर अर्थात हमारे देश की अर्थव्यवस्था नदियों पर निर्भर करती है। हमारे देश में लगभग 4000 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, छोटी बड़ी सभी मिलाकर, लेकिन हमें 4000 नदियाँ नहीं पढ़नी है। हमें मुख्य रूप से जो प्रमुख नदियाँ हैं उन्हीं का अध्ययन करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियों को हम दो भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। पहला हिमालयी नदियाँ, हिमालयी नदियाँ। दूसरा है पहला है हमारा हिमालयी नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हम सबसे पहले हिमालयी नदियों का अध्ययन करेंगे। हिमालयी नदियों में जो सबसे प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लेकिन आज हम जो है सिर्फ सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ के अंतर्गत 3 प्रमुख नदियों का हम अध्ययन करेंगे। पहला सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा ब्रह्मपुत्र गंगा नदी तंत्र। तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इनमें से सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये सभी पूर्ववर्ती या प्रत्यावर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती या इन्हें ही हम प्रत्यावर्ती नदियां भी कहते हैं। पूर्ववर्ती या प्रत्यावर्ती नदियां क्या होती हैं? वे नदियां जिन्होंने हिमालय के उत्थान के समय अपना मार्ग और अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं किया या मार्ग या दिशा नहीं बदली, उन्हें हम प्रत्यावर्ती या पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। प्रत्यावर्ती और पूर्ववर्ती नदियों में जो हैं वो हिमालय के पहले से ही प्रवाहित हो रही हैं, इसलिए और इन्होंने हिमालय के उत्थान के समय न ही अपनी दिशा और न ही अपना मार्ग बदला है, इसलिए इन्हें हम पूर्ववर्ती या प्रत्यावर्ती नदियों के नाम से जानते हैं। वैसे तो प्रमुख 4 पूर्ववर्ती या प्रत्यावर्ती नदियाँ हैं, जिनमें से 3 तो यही हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, साथ ही
सतलज नदी। ये 3 नदियां हैं, देख लेते हैं। पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती, इन्हें ही इंग्लिश में एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। एंटीसीडेंट रिवर अर्थात वे नदियाँ जिनका उद्भव हिमालय के उत्थान से पहले था और हिमालय के उत्थान के समय न ही इन्होंने दिशा न ही मार्ग में कोई परिवर्तन किया है। पूर्ववर्ती सबसे पहले सिंधु नदी, दूसरी गंगा नदी, तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी, चौथी सतलज नदी। ये 4 भारत की या भारत में प्रवाहित होने वाली पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती नदियाँ हैं, जिन्हें इंग्लिश में एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। जैसा कि ये नदियाँ, यदि इन्होंने ना ही दिशा ना ही मार्ग बदला है, तो निश्चित बात है, जैसे हम यहाँ पर समझते हैं पहले, सपोज दैट ये हिमालय है, इसका उत्थान हो रहा है, ये हिमालय, ये हिमालय, इसका उत्थान हो रहा है, लेकिन ये इसका धरातल है। जब नदियों ने दिशा और मार्ग बदला ही नहीं, तो ये क्या होगा, हिमालय, ये जो क्षेत्र है, सपोज दैट यहाँ से नदी प्रवाहित हो रही है, ये तो हिमालय, तो नदी के दाएं बाएं दोनों साइड्स उसका उत्थान होगा, ये उठ रहे हैं ऊपर, लेकिन यहाँ पर ये नहीं उठ पाएंगे क्योंकि इसको बराबर नदियाँ काट छाट रहे हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में एक गहरा घाटी नुमा आकृति का निर्माण होगा, जिसे हम गार्ज कहते हैं। इसे ही देखिए, 2 पर्वतों के बीच समतल मैदान को हम घाटी बोलते हैं, वही 2 पर्वतों के बीच के समतल, 2 पर्वतों के बीच के गहरी घाटी को हम गार्ज बोलते हैं, जिसमें नदी प्रवाहित होती है, तो उसको गार्ज बोल देते हैं, अन्यथा उन्हें हम घाटी बोल देते हैं। ठीक, चलिए, या इन्हें यहीं से दर्रे का निर्माण, सपोज दैट नदियों ने, नदी सूख गई, सूखना या प्रवाहित होना बंद हो गई, तो यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जाने के लिए मार्ग है, इसलिए इन्हें हम दर्रे बोल देते हैं बाद में। ओके, चलिए, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। साथ ही ये गार्ज का निर्माण कर रहे हैं, तो देखिए कौन कौन सी नदियाँ निर्माण कर रही हैं। जैसे सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप, तो इसे सिंधु गार्ज, सिंधु नदी जो है सिंधु गार्ज का निर्माण करती है जम्मू एंड कश्मीर में। ब्रह्मपुत्रा जो है दिहंग गार्ज का निर्माण करती है, दिहंग गार्ज का निर्माण करती है अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही सतलज जो है, सतलज नदी सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है, सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है, वो भी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, सिंधु में गिलगित के समीप। ब्रह्मपुत्रा जो है दिहंग गार्ज का निर्माण करती है, ये यहाँ पर अरुणाचल में। साथ ही सतलज नदी सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है, यहाँ पर
हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर ये जो 3 नदियाँ हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये भारत से प्रवाहित होने वाली 3 अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। ये तीनों सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। आप देखिए, तिब्बत के पठार से निकल रही सिंधु, तिब्बत यानी चीन, भारत, पाकिस्तान। सतलज, तिब्बत यानी चीन, भारत, पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र, तिब्बत यानी चीन, भारत, बांग्लादेश। ओके, अब हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंधु नदी तंत्र की सबसे जो प्रमुख नदी है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी तंत्र में कुल 6 नदियां हैं। देखते हैं कौन कौन सी। पहले सिंधु नदी, दूसरी झेलम नदी, तीसरी चिनाब या चिनाब नदी, चौथी आपकी रावी नदी, पांचवी की व्यास नदी और छठी आपकी सतलज नदी। अर्थात सिंधु नदी तंत्र में हम कुल 6 नदियों का अध्ययन करेंगे, जो कि क्रमशः आपके सामने लिखी हुई हैं। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु सबसे प्रमुख और सहायक नदी है, इसलिए इस तंत्र को हम सिंधु नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। साथ ही इसमें झेलम जो है ये जम्मू कश्मीर से ही निकलती है। चलिए, ये जो नदियां हैं ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की ये 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन 5 को हम पंचनद के नाम से जानते हैं। पंचनद, इन 5 नदियों को हम पंचनद के नाम से जानते हैं। पंजाब में इन 5 नदियों को पंचनद के नाम से भी जानते हैं, इसलिए उस क्षेत्र को पंजाब बोलते हैं। चलिए, झेलम और साथ ही ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। यदि आपसे सपोज दैट एग्जाम पूछ रहा है कि सिंधु की जो सहायक नदियां उनका उत्तर से दक्षिण में क्रमशः व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, यह इनका क्रम है। सिंधु जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से यानी मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि मानसरोवर झील के समीप है। झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर में वेरीनाग के समीप वेरीनाग झरने से निकलती है। चेनाब नदी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे के समीप से निकलती है। हिमाचल, ये जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे के समीप से रावी और व्यास दोनों ही हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं, जिनमें व्यास जो है ये व्यास कुंड से निकलती है। व्यास सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। देखिए,
यह व्यास है रेड कलर से। हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलकर हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर में एक स्थान है कपूरथला। उस कपूरथला में हरके नामक स्थान पर ये अपना जल सतलज नदी में छोड़ देती है, अर्थात ये सतलज की सहायक नदी है। साथ ही सतलज जो है ये भी राकसताल झील से निकलती है। राकसताल झील ये भी मानसरोवर झील के समीप ही पड़ता है। चिनाब जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु की। चिनाब जो है सिंधु की, ये रेड कलर से देखिए आप, ये हिमाचल प्रदेश निकल रही है, ये बारालाचला दर्रे के समीप से, और ये सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। साथ ही इन नदियों को पंजाब में या पाकिस्तान में इन्हें पंचनद के नाम से जानते हैं। ये पांचों नदियों का जल आकर आप देखें यहाँ पर मिल रहा है सतलज में। झेलम, चिनाब और रावी का व्यास ने भारत में ही सतलज में अपना जल छोड़ दिया है। उसके बाद ये चारों नदियों का जल सतलज नदी के माध्यम से पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर गंगा से मिलती है और अपना पूरा जल गंगा में छोड़ देती है, और गंगा आगे चलकर अरब सागर में समस्त जल को छोड़ देती है, यानी गंगा का उद्गम स्थान अरब सागर है। चलिए, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक नदियाँ, जिसमें हमने हिमालयी नदियाँ का अध्ययन किया। हिमालयी नदियों में हमने सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया। सिंधु नदी तंत्र में जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज का अगले लेक्चर में हमको 3-3, 4-4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनके साथ एक एक को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अगले लेक्चर भी और आपका सिंधु नदी तंत्र से मिलेगा। उसके बाद गंगा नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियों में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये रहा आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर। और एक चीज़ मुझे आपसे कहनी है कि जो लेक्चर्स हैं ये थोड़े बड़े हो जाएं तो आप परेशान मत होना, क्योंकि लेक्चर बड़ा तभी होगा जिसमें कंटेंट के साथ साथ आपको समझाने का बखूबी प्रयास किया जाएगा। लेक्चर बड़ा है छोटा है मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि लेक्चर में कंटेंट कैसा मिल रहा है, चीज़ें मेरे समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो लेक्चर हो ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए ताकि आपकी समझ में आए। और जब चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सपोज दैट आपको चीज़ें समझ में नहीं आई और आप कितनी भी बुकें पढ़ लो, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इसलिए उम्मीद करते हैं आपकी बात पसंद आई होगी। साथ ही आज हम अपने देश के एक महान वैज्ञानिक, एक महान राजनीतिक, एक महान शिक्षक के जन्म दिवस मना रहे हैं। आज 15 अक्टूबर के ही दिन 1931 को उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में, और वो बहुत ही गरीब और निर्धन परिवार से संबंध रखते थे, जिन्होंने देश को अग्नि और मिसाइल जैसी बड़ी बड़ी मिसाइलें दी, और उन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उन्हें देश के सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया 1997 में, और कई सारे बड़े बड़े पुरस्कारों से उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। तो आज हम ऐसे ही देश के पूर्व राष्ट्रपति जो कि 11वें नंबर के थे, उनका हम जन्मदिवस मना रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एक बार आप सभी नमन जरूर करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। आज के लिए अपने लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, समाप्त करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।